नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसपी वैद सर, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर। और आज का मुद्दा है, दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। एक ऑलरेडी हम देख चुके हैं पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ अग्रसर है इस वक्त बांग्लादेश। पर पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि आर्मी के साथ, आर्मी मैन के साथ, आईएसआई के बंदों के साथ पाकिस्तान आर्मी इतने बड़े पंगे ले रही है। आई मीन दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स। मैं तो भारत सरकार को ये एडवाइस करूंगी, बहुत छोटी सी अदना प्राणी हूँ, कि व्हाई नॉट हैव देम फॉर अस। कोई भी चीज दुनिया में खराब नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड गार्बेज इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूज। सो व्हाई नॉट हायर देम फॉर आवर ओन, इफ पॉसिबल, फॉर आवर ओन यूज। वैसे भी आईएस है, बहुत कोहराम मचाती है इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स सर। हम बात शुरू करेंगे आईएसआई के चीफ जो अभी कोर्ट मार्शल होने वाले हैं जी। नमस्कार गायत्री जी, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे बुलाया। ये गायत्री जी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी आर्मी जनरल पर हाथ डाला हो, उसका कोर्ट मार्शल हो रहा हो, चाहे रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। और आपने बहुत, मैंने समझता कहीं सुना होगा, वहाँ पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाई होती है। वहाँ इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अंदर गए, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। या इमरान खान जो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, उस उनकी हालत आप देख लीजिए। क्योंकि वहाँ आर्मी का ही चलता है, वहाँ पॉलिटिशियन सिर्फ एक मुखौड़ा है, दिखावा है डेमोक्रेसी का। लेकिन असली पावर व्हील्ड वहाँ की आर्मी करती है। और इसलिए वहाँ आर्मी पर कोई भी ना करप्शन का केस होता है, ना कोई इस तरह का केस कोर्ट मार्शल का हमने सुना, एटलीस्ट नॉट इन माय लिविंग मेमोरी। और ये पहली बार न्यूज आ रही है कि जनरल फियाज हमीद, जो आईएसआई चीफ थे, अगर आपको याद होगा, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक़्त जनरल फियाज़ हमीद उनके बहुत क्लोज़ माने जाते थे और आईएसआई के चीफ थे। और अगर एक एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी, अगर आपको याद होगा, जब तालिबान ने रन ओवर कर दिया और टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, काबुल पे कब्ज़ा जब उनका हो गया, तो उसी दिन या नेक्स्ट डे शायद ये फ्लाई किए थे इस्लामाबाद से काबुल जनरल फियाज हमीद। और वहाँ एक फोटो आया था कि उनके साथ, तालिबान के साथ ये चाय पी रहे हैं। और उसमें द टी इज ग्रेट, कुछ ऐसा वो आया था स्लोगन। और दैट फोटो बिकेम वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ट्विटर पे इट बिकेम ए ट्रेंड। तो वो उससे जनरल फियाज हमीद को जो नाम ही जानता था पूरी दुनिया में, सब जानने लगे कि ही इनफैक्ट उसी के बाद इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया कि शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन, अगर शायद आपको याद होगा, शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन रिमूव्ड और कट। वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो जनरल फियाज हमीद बड़े उस वक़्त हाई प्रोफाइल, बहुत क्लोज़ एस्टेब्लिशमेंट के। इनफैक्ट अगर प्राइम मिनिस्टर बने रहते इमरान खान, तो जनरल फियाज हमीद वुड हैव बीन नेक्स्ट टिप्ड टू बी नेक्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। यस, ये फोटो बिल्कुल सही आपने लाया। और ये जो द टी इज ग्रेट, समथिंग लाइक दिस, कोई हेडलाइन थी। वो तो बेसिकली ये भारत को चढ़ाते हुए था, द टी इज ग्रेट। द मैसेज वाज फॉर भारत एक्चुअली। यस, यस। तो लेकिन वो उल्टा पड़ गया। बाद में आपने देखा क्या हुआ। आज उसी तालिबान के साथ पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं, आप जानती हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। आज वही तालिबान पाकिस्तान को मार रहा है, पाकिस्तान की फौज की हालत खराब करके रखी है। इनफैक्ट टीटीपी जो सारे इंसिडेंट करती है,
उसको तालिबान की बैकिंग है। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान के वहाँ आने से एक तो हमारा कंट्रोल रहेगा अफ़गानिस्तान में, दूसरा टीटीपी को वो कंट्रोल करेंगे। हालाँकि टीटीपी उन्हीं का एक एक्सटेंशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उन्हीं का एक एक्सटेंशन है। वो लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब तालिबान वहाँ आए और उन्होंने देखा किस तरह से पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान पर बॉर्डर पे जो दुरंद लाइन आप जानती हैं जो बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान है, उस पे वो उसको मानते नहीं हैं। वो समझते हैं कि जो हिस्सा तालिबान स्पीकिंग जो तालिबान जैसे लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, वो उसको भी अपना हिस्सा मानते हैं और वो पाकिस्तान की इस लाइन को नहीं मानते, बाउंड्री को नहीं मानते, इसको इंटेग्रिटी और इसको नहीं मानते हैं। इसीलिए वो आए दिन वहाँ झड़पें होती हैं और आज पाकिस्तान की फ़ौज के आर्मी तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। और वहाँ आए दिन झड़पें होती हैं, बहुत बार इनफैक्ट तालिबान के आने के बाद तो जो टीटीपी के अटैक्स हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। अब कुछ ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के खासकर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जो लिबरेटेड ज़ोन है, जहाँ पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल नहीं चलता। बहुत सारी उनकी अ अ, While we speak, this is what is happening. While we speak, the या Taliban forces and Pakistan forces clash near Tokram border crossing. ये अभी चल रहा है ये जस्ट अभी आपने जब बात करना शुरू किया तो मेरे हाँ, पास फॉरवर्ड आया था जी। दैट शोज़ ना दिस न्यूज़ इटसेल्फ शोज़ जो मैं बोल रहा हूँ, हाउ करेक्ट इट इज़। तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी के जो उनकी उम्मीदें थी, उसपे पानी फिर गया और जो स्टेटमेंट व उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया या फ़याज़ हमीद ने दिया, उसके उल्टा हुआ और आज पाकिस्तान परेशान है वेस्टर्न फ्रंट में। इनफैक्ट कई बार यहाँ सवाल उठते हैं जो उन्होंने जो उस वक़्त आर्मी के चीफ थे पाकिस्तान के जनरल बाजवा, उसने बड़ी क्लेवरली एक सीज़ फायर इंडिया के साथ किया और बहुत सारों का व्यू है कि वो सीज़ फायर नहीं मानना चाहिए। हालाँकि उस सीज़ फायर का जो सिविल पॉपुलेशन है दोनों तरफ इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान उनको फ़ायदा है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि जब भी फायरिंग, शेलिंग होती थी दोनों तरफ से तो आम आदमी सिविलियन लोग भी अफ़ेक्ट होते हैं, किसी को स्कूल में गोली गिरी, घर में गोला गिर रहा है तो बहुत सारे लोग इंजर होते हैं, बहुत सारे लोगों को गोली लगती है, तो वो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन बहुत सारों का ये व्यू है इंडिया में कि पाकिस्तान को ज़रूरत थी ट्रूप्स की वेस्टर्न फ्रंट में और इसलिए उसने इंडिया के साथ सीज़ फायर किया। लेकिन सीज़ फायर का फिर एडवांटेज ये होना चाहिए था कि इन्फिल्ट्रेशन रोकते, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में जैसे आप जानती हैं हालात जम्मू रीजन में किस तरह से खराब हुए हैं और इवन कश्मीर में कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो केरन सेक्टर हो, मचल सेक्टर हो, तो यहाँ की एलओसी और आईबी सेक्टर को इन्होंने इस्तेमाल करके टनलें निकाल के यहाँ इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं जिसमें रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर भी हैं। तो लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये व्यू है कि सीज़ फायर को इंडिया को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीज़ फायर की आड़ लेकर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। हालाँकि ये सीज़ फायर उनको सूट करता है, ट्रूप्स की ज़रूरत उनको अंदर आज पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, आए दिन इन पर हमले होते हैं, बहुत सारे फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर भाग जाते हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे पिछले साल की मैं फिगर देख रहा था, कोई 400 या लगभग साढ़े 300-400 फौजी मारा गया वहाँ टेररिस्ट अटैक्स में, तो इतनी बुरी हालत है। तो ये जो फ़ियाज़ हमीद है, आज ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी ने अनाउंस किया आईएसपीआर ने कि फ़ियाज़ हमीद जो है वो इवन आफ्टर रिटायरमेंट he has violated the आर्मी आर्मी रूल्स, आर्मी एक्ट एंड उनका जनरल कोर्ट मार्शल किया जाएगा फॉर वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द आर्मी एक्ट। तो आई थिंक
ये न्यूज़ अरेस्ट पाकिस्तान अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इज दिस द तोशाखाना करप्शन केस लिंक टू द सेम थिंग जो जिसके बारे में बात चल रही है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द आर्मी जी, उसी जी, जी, जी। सर उसके साथ एक पॉइंट मैं और जानना चाहूंगी फायज हमीद has been one of the most dangerous ISI heads for Bharat in his working tenure. जी सर बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं और देखिए ऐसा है कि जो उड़ी हुआ आई थिंक उड़ी हैपेंड समवेयर इन 2016 में आई थिंक मैं उस वक़्त डीजीपी था स्पेशल डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर था। आई थिंक उसी वक़्त उड़ी हुआ और समवेयर इन द लेटर पार्ट ऑफ 2016 मुझे एग्ज़ैक्ट मंथ नहीं याद अभी आ रहा। तो उसमें 3-4 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं उड़ी सेक्टर से और वो वहाँ जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसमें फिदाई अटैक जो सुसाइडल अटैक होता है, वो करते हैं, संतरी पर फायर करते हैं, अंदर घुसने में उसको न्यूट्रलाइज़ करके अंदर घुसने में कामयाब होते हैं। फिर वो ऑफिसर्स मेस में एंट्री का एक टेररिस्ट करता है, फिर किस तरह से वो उसमें मेरे ख्याल 19 कैजुअल्टीज़ अगर आप मुझे याद एग्ज़ैक्टली हो 19 कैजुअल्टीज़ हुई थी इंडियन आर्मी की, उसमें ऑफिसर्स एंड जवान्स और फिर उन सभी टेररिस्टों को 3 या 4 थे उनको मार न्यूट्रलाइज़ कर दिया था, मार दिया था। तो ये है दिस हैपेंड समवेयर लेटर पार्ट ऑफ 2016 और उसके बाद ही इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक आई थिंक कुछ दिनों के बाद की थी और वो पहली बार आई थिंक पाकिस्तान को महसूस हुआ कि इंडिया कैन कम एंड हिट बैक एंड और बहुत अच्छी तरीके से हिट किया था। तो वो चाहे जो मर्जी बोले बट वी नो द इनसाइड स्टोरी। उसके बाद आपने देखा पुलवामा हुआ ये भी फ़याज़ हमीद जनरल बाजवा के टाइम पे हुआ और ये जो ये इसमें अगर आपको याद होगा 40 एक जो कॉन्वॉय जा रहा था हमारा सीआरपीएफ का उसमें एक बस में 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद हुए और पुलवामा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था। ये इट हैपेंड इन 2018 19 यस 14 फरवरी 2000 सॉरी जो स्ट्राइक था वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था और उसका रिटेलिएशन 13th डे आया था वो यस 13वीं जैसे हम ना बिकॉज वी सेलिब्रेटेड दैट डे जिस दिन 13 दिन पूरे हुए थे उनकी 13वीं वाले दिन करेक्ट हमने एंड दैट वाज बालाकोट जो अटैक हुआ था और दीज ये दोनों इन उस वक़्त आईएसआई चीफ फ़याज़ हमीद ही थे और ये थे जनरल बाजवा वाज़ द चीफ एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो ये मुझे विविडली याद है उस वक़्त आई हैड जस्ट बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डीजीपीज़ पोस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मेरी उसी वक़्त रिटायरमेंट थी। तो ये जो इंसिडेंट हुए हैं ये यू नो हाउ his role has been in instigating terrorism incidents in Jammu and Kashmir, including some of the high-profile cases like Pulwama and Uri. जनरल बाजवा की थोड़ी इससे फ़याज़ हमीद से प्रॉब्लम हो गई और जो ये जो है इमरान खान जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहता था कि फ़याज़ हमीद सक्सीड करे जनरल बाजवा को और अगर वो प्राइम मिनिस्टर रह जाता, तो इमरान खान तो फ़याज़ हमीद ही आर्मी चीफ बनता, इसमें कोई शक नहीं। दैट इज़ व्हाई प्रोफेशनल राइवलरी बिटवीन फ़याज़ हमीद एंड जनरल आसिम मुनीर। So जी Asim Munir would not have become army chief. सर So now इंडिया today, शुड ट्राई एंड टैप फायज हमीद अब थोड़ा बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है सो थोड़ा उस टाइप से ट्राई करना चाहिए कोई बुराई नहीं है देखिए हमें तो साम दाम दंड भेद वी हैव टू एंगेज एवरी एनिमी एवरी फ्रेंड पॉसिबल इन ऑर्डर टू ब्रिंग नहीं, दिस आप ठीक कह रही हैं।
वो मेरे ख्याल जिन्होंने करना वो कर रहे होंगे उसमें मुझे इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, बट ही इज़ एज़ पर द न्यूज़ ही इज़ बीइंग कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल ऑर्डर हुआ है। तो मैं समझता हूँ ही विल फॉर व्हाटएवर वायलेशंस ही हैज़ डन, आई थिंक ये जेल की तैयारी हो रही है और बहुत जल्दी ये जेल में जाएँगे और मेरे ख्याल ही आसिम मुनीर विल सेटल हिज स्कोर्स विद जनरल फयाज़ हमीद एंड तो मेरे आपको ख्याल लगता है दिस इज द लास्ट ऑन इमरान्स बैक? इमरान को खत्म करने की yes, आखिरी कोशिश yes, है। इसके बाद आई थिंक ही डजंट हैव मेनी लीडर्स एंड मेनी पीपल लेफ्ट और मेनी yes, ऑफिशियल्स। yes, absolutely. In fact, this will be last straw. जो इमरान खान को इनफैक्ट जिस तरह से बहुत सारे केसेस में फंसाया ही कहेंगे इमरान खान आप जो भी कहिए ही इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर टुडे इन पाकिस्तान और इसको केसेस में उलझाया हुआ है मुझे लगता नहीं हूँ कि जब तक इस एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है उसका बाहर आने का चांस है और ये फ़याज़ हमीद को अब कोर्ट मार्शल करके इसको भी उसके पास ही भेज देंगे और आई थिंक ये दोनों इफ यू गो बाय पाकिस्तान ट्रैक रिकॉर्ड अगर वो ज़ुल्फ़िकार हसन भुट्टो जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उसको फांसी लगा सकते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पहली बार देखने में पाकिस्तान में आया है कि एक इतना सीनियर आर्मी जनरल जो एक टाइम पे आईएसआई का हेड था, जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट को, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी कंट्री को चलाने में पीछे से रोल प्ले करता था, उसको आज जेल डालने की तैयारी हो रही है। ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सर ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब पाकिस्तान ने जिन जनरल्स को या जिन लोगों को पाला-पोसा, बड़ा किया, ग्रूम किया, स्किल्ड किया, उससे उन्हें खतरा हो रहा है। पहली बार हुआ था जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, दूसरी बार जनरल याहिया खान और तीसरी बार नवाज़ शरीफ। पर ये तीनों के तीनों के साथ जो मतलब बदसलूकी की गई, इनमें से एक को तो फांसी भी शायद मार भी दिया गया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कुछ वैसी सिचुएशन आपको लग रही है होते हुए फ़ायज़ हमीद के साथ में या सिर्फ़ इन्हें जेल में डालकर छोड़ देंगे? मतलब किस एक्सटेंट तक इनके साथ बिहेव किया जाएगा? ये आने वाले इवेंट्स बताएँगे बट आप देखो ज़िया उल हक को आर्मी चीफ किसने बनाया? भुट्टो ने और उसी ज़िया उल हक ने भुट्टो को अंदर ठोका और बाद में फांसी दी। आप जनरल मुशर्रफ को किसने बनाया आर्मी चीफ? आपके नवाज़ शरीफ ने। उसी जनरल मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ का तख्ता पलटा और अंदर ठोका। लेकिन ये है कि फ़र्क ये था कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी नहीं ली, उसको फांसी नहीं दी, उसको बाहर जाने का मौका दे दिया और फिर वो चला गए इंग्लैंड और आप जानती हैं कि आप कुछ इलेक्शन से पहले वो वापस पाकिस्तान उनको जो केसेस थे वो सारे नवाज शरीफ के केसेस विथड्रॉ किए और उनको फिर वापस आने की इजाजत दी नहीं तो वो ही वुड हैव डाइड देयर इटसेल्फ लेकिन आने कंट्री में आने दिया तो इस तरह पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है जिसने जिसको आर्मी चीफ बनाया वो उसी को ठस डस गया जैसे पुरानी हिस्ट्री है आप देखिए आपके मुगलों की हिस्ट्री देख लीजिए वहां भी वही स्टोरी है अपने बाप को ही अंदर डाला तो जिसने ताजमहल बनाया क्या नाम शाहजहां शाहजहां को अंदर किसने डाला औरंगजेब ने अब पानी तक नहीं देता था इनफैक्ट औरंगजेब को एक बार उसने मैसेज भेजा शाहजहां ने कि तुम्हारे से तो हिंदू ही अच्छे हैं जो मरे हुए बाप को पीपल के दरख्त में पूरा एक साल पानी देते हैं तो मुझे जिंदे बाप को पीने के लिए पानी नहीं भेजता वो लिमिटेड पानी भेजता था उसको तो ये पुरानी हिस्ट्री है तो ऐसा ही पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको सबके सामने
जी। सर इमरान खान के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है पीछे कुछ समय से, मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं न्यूज़ नहीं आ रही है। अब क्या इनसे निपटारा पा लिया जाएगा? क्योंकि वो बार-बार स्टेटमेंट यही दे रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे किसी न किसी तरीके से ज़हर दे दिया जाएगा। इस तरीके की उनकी स्टेटमेंट्स रिपीटेड आएँगी। एंड आफ्टर दैट वी कम टू बांग्लादेश, हाउ Bangladesh is on its way to become Pakistan. Just a difference of 5 years probably. जी सर। देखिए, इमरान खान जेल में डेफ़िनेटली डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनका कई बार डु वो क्या बोलते हैं, एआई जनरेटेड स्टेटमेंट भी आया, और अदरवाइज़ भी उनके थ्रू जो बाकी साथी हैं, उनके थ्रू आती रहती हैं स्टेटमेंट्स कि मुझे खतरा है जान का, मुझे मार देंगे। इसमें पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, तो आप वहाँ अंदर क्या आप खिला रहे हैं, क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं वहाँ सिस्टम। वहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो है नहीं कि आप कोई किसी जज की हिम्मत है कि वो मेडिकल करवा लेगा, किसी जज की हिम्मत है कि वो ये करेगा। वहाँ फैसले वैसे ही होते हैं जो रावलपिंडी चाहता है, तो इसलिए उनका जो डर है, वो जेन्युइन लगता है। और यू डोंट नो आने वाले वक़्त में क्या होगा, वो तो वक़्त ही बताएगा। अब आपके सवाल जो बांग्लादेश है, देखिए जिस तरह की वहाँ स्थिति डेवलप हुई है, जो सिचुएशन थी, बांग्लादेश आप शेख हसीना ने कुछ भी कहो, इकोनॉमिकली बांग्लादेश को कितना ऊपर उठाया। आप देखिए एक टाइम पे कह रहे थे पर कैपिटा जो वो जीडीपी है, वो बांग्लादेश की नॉट ओनली वाज़ कॉम्पिटिटिव विद इंडिया, इवन बेटर। तो बांग्लादेश में बहुत सर सॉरी आई स्लो। डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट। वो इन्फ्लेटेड नंबर्स में ध्रुव राठी ने ये बात फैलाई थी। जी। ठीक है, ठीक है। I agree, but no one can deny Bangladesh had very it had progress very well, इसमें कोई शक नहीं। एंड लेकिन जिस तरह आज टोटल लॉलेसनेस है, पुलिस जो है बिल्कुल ताले लगाकर स्ट्राइक पे अपने घरों में बैठे हुए हैं, फौज कुछ कर नहीं रही है। और वहाँ जो सड़कें हैं और गलियाँ, दे आर रूल्ड बाय जमाते इस्लामी गूंस और बीएनपी के जो गूंस हैं। और आपने ही जिस जिस मुजीबुर रहमान ने उनको आज़ादी दिलाई पाकिस्तान से, उसी का स्टैच्यू किस तरह से आपने देखा तोड़ा है। जो उनका वो जो आज़ादी का स्मारक था, उसको किस तरह से तोड़ा। आप देखिए कल किस तरह से उसको, जो आपका इंडिपेंडेंस आज़ादी का वो है, आप उसको नहीं मानते। जस्ट बिकॉज़ यू हेट ये जो प्रेज़ेंट प्राइम मिनिस्टर है, आप वहाँ किस तरह के मर्डर्स हिंदुओं पर उनके कत्ल हुए हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक 100 से ऊपर हिंदू लोग और बाकी माइनॉरिटी के मार दिए गए हैं। बहुत सारी औरतों के रेप हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लूटी हैं, मंदिरों को किस तरह से जलाया गया। आपने देखा इस्कॉन के मंदिरों को किस तरह से तोड़ा, और वहाँ भगवान की मूर्तियां किस तरह से पड़ी हुई थी, उनको जलाया। जी, आप जी। आप काली माँ का मंदिर को किस तरह से तोड़ा, बहुत सारे मंदिरों को। कोई एक रिपोर्ट बता रही थी शायद 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 27 डिस्ट्रिक्ट से वायलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं। और वहाँ जहाँ आप इमेजिन करें क्या सिचुएशन, जहाँ पुलिस है ही नहीं, और चीफ जस्टिस को आधे 2 घंटे का नोटिस दिया, उसने 1 घंटे में रिज़ाइन कर दिया। जहाँ जुडिशरी नहीं है, जहाँ पुलिस नहीं है, और जहाँ फौज एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो उस अभी वहाँ एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन फौज कुछ करने के लिए तैयार नहीं। इनफैक्ट आई वुड ब्लेम जो जनरल वक़ारुल ज़मान है, जो आर्मी चीफ है, बिफोर द इंटरिम गवर्नमेंट वाज़ फॉर्म्ड, ये उसकी ज़िम्मेवारी थी। He should have ensured law and order is maintained. He should have ensured that ये सारी जो गुंडागर्दी, basically they are terrorists and goons. It is Bangladesh today is ruled by goons and terrorists.
ये जो जमाते इस्लामी के एलिमेंट्स हैं, जो उस वक़्त पाकिस्तान आर्मी से मिले हुए थे, उनको औरतें सप्लाई करते थे और जो दुश्मन था उस वक़्त बांग्लादेश का पाकिस्तान आर्मी, जिन्होंने 1 मिलियन बंगाली बांग्लादेश की औरतों का रेप किया और 3 मिलियन लोगों का कत्ल किया। खासकर जो हिंदू लोग थे, उन पर तो बहुत ही अत्याचार किया उस वक़्त। उनके लाखों में उनके रेप और उनके कत्ल किए और मेरे ख्याल 10 मिलियन हिंदूज़ बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आए थे। तो इतनी बुरी हालत जो उस वक़्त 71 में है, आज उसी के गूंज पूरा बांग्लादेश को रूल कर रहे हैं एंड मुझे ये सरप्राइजिंग लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली है, मोहम्मद यूनुस जो नोबेल सो कॉल्ड नोबेल लॉरेट है, वो तो स्टूज है अमेरिका के। कम से कम लेकिन एक इंसानियत की तौर पर ज़िम्मेदारी बनती है, आपने ओथ ली है। अच्छा ओथ भी बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं ली। I think he took oath on religious lines. कुरान शरीफ पे ली है। तो ये ऐसे उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि जो लॉलेसनेस है, लोग घर जला रहे हैं, मार्केट जला रहे हैं, फ्लैटों से लोग कूद रहे हैं। एक वायरल हो रहा था वीडियो, एक लड़की को एक आदमी की उसकी बीवी और बेटी को उसके सामने रेप किया, फिर उसने अपनी आप को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई, उसको पत्थरों से मार दिया। इस तरह की सैकड़ों वीडियोज़ आ रहे। कितने औरतों के रेप्स के, कत्ल के, मंदिरों को तोड़ा, फ्लैट से कोई गिर रहा, उसने अपनी जान बचाने के लिए फ्लैट से छलांग मारी। सर ये इस तो तरह एक एक हो गया, ये एक एंगल हो गया जमाते इस्लामी का जो आपने जी, बताया, जो एकदम लॉलेसनेस हो गया है, पूरा एकदम फैल गए हैं। एक दूसरा एंगल कि बांग्लादेश की आर्मी इज एज गुड एज पाकिस्तानी आर्मी इफ नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। जी। बिल्कुल सही है और इस वक़्त अगर बांग्लादेश की आर्मी थोड़ी भी कॉन्शियस वाली होती तो दे शुड हैव सीन कि आज इस वक़्त सिर्फ हम हैं ताकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि बांग्लादेश को अल्टीमेटली इस सारी डिस्ट्रक्शन का नतीजा क्या होगा? आपका कंट्री खत्म हो जाएगा। आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करें, चाहे शेख हसीना की जो आपने देखा किस तरह से लूटा उसका घर, वो क्या पब्लिक मनी से बना है, वो थोड़ा शेख हसीना का पर्सनल घर है। वो आप जो लूट-मार, तोड़-फोड़ कर रहे हो, जला रहे हो, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अल्टीमेटली द कंट्री विल गो टू डॉग्स। ये जो जिस तरह से ये आर्मी का फेलियर है। आर्मी को इसमें आगे आना चाहिए था। आर्मी को लोग सुनते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आर्मी चीफ इज़ यूज़लेस, ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड। इफ आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव आई विल रिमूव हिम। और जो मोहम्मद यूनुस आया है, ही इज़ नॉट शोइंग एनी साइन्स ऑफ ही इनफैक्ट जैसे ही ओथ ली, ही शुड हैव इश्यूड वार्निंग कि आप अपने-अपने घरों चलिए। All those who are indulging in violence, otherwise I will prosecute you. I will जी। ensure that you are all arrested. एक क्लियर मैसेज आना चाहिए था और जो नहीं मानता है, फौज को भेज के उनको अंदर ठोकना चाहिए और उनको सबको इफ रिक्वायर्ड यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। टोटल लॉलेस आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रही है। आप देखिए यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यू नेम ए प्लेस। इंडिया में तो हो ही रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आप ये जो हो रहा है, सिर्फ आपके अपोजिशन वाले इंडिया में जो लेफ्टिस्ट और सेकुलर इकोसिस्टम है, उनको उनको लगता है हमारा वोट बैंक चला जाएगा। वो उनका मुँह में दही जम गया। वो एक लफ्ज़ नहीं बोले, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, चाहे डीएमके वाला हो, कोई बोलता नहीं। Sir, Mohammad Yunus, rather than addressing the atrocities on the minorities, चाहे हिंदूज की जिसमें मेजोरिटी हिंदू है माइनॉरिटीज में, उसके अलावा स्टेटमेंट देने कैनॉट फॉरगिव इंडिया। व्हाई डिड बांग्लादेश इंटरिम लीडर्स यूनुस से ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेख हसीना? मतलब इनकी इतनी हिम्मत है और इनको इतना लग रहा है कि यूएस
7 समंदर पार करके आएगा और इनको बहुत मदद करेगा कि बगल में बैठा हुआ पड़ोसी इनका दुश्मन बन गया आज की डेट में। ये जिसको भूल गए बैंक हैं चलाना नहीं आता, जो गबन में 71 इन्वॉल्व है। जी। 71 में यूएस 7th फ्लीट भेजा था, और इंडिया की मदद के लिए रशिया का फ्लीट आ गया था, अगर आपको याद होगा 71 में। और इंडिया ने किस तरह से यहाँ पाकिस्तान फौज को वो किया था, पाकिस्तान की मदद के लिए आया था ना 7th फ्लीट। तो इंडिया इनको ध्यान रखना चाहिए 71 में क्या हुआ था और किस तरह से इंडिया ने हैंडल किया था। तो ये इस तरह का इनका स्टेटमेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक एक अच्छे सीजन्ड वेल मीनिंग सिटीजन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता, वो सबसे पहले अराजकता को रोकता, जो वायलेंस हो रही है उसको रोकता। आफ्टर ऑल दे आर योर सिटीजन्स, चाहे हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बी है, उसके शेख हसीना की पार्टी के हैं, उनके कितने लोगों को मार दिया, उनको कितने लोगों की प्रॉपर्टी चला दी। वो आपके सिटीजन है, आपके लोग हैं। आप इस लॉलेसनेस से क्या अचीव करोगे? अब ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर टेररिस्ट, दे आर क्रिमिनल्स। ये वायलेंस जो कर रहे हैं, ये क्या देश का कोई भला करेंगे? ये तो बर्बादी कर रहे हैं। और लड़कियों का रेप करके आप अपनी औरतों की बेहुरमती कर रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी जला रहे हो, तो आप क्या अचीव कर रहे हो? ये कौन से स्टूडेंट है? ये तो इट इज टेकन ओवर बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स ऑफ जमात इस्लामी, बीएनपी। तो इनको सबसे पहला स्टेटमेंट देना चाहिए कि सब किस्म की वायलेंस अगेंस्ट एवरीवन शुड स्टॉप इमीडिएटली। और दूसरा, जो इस तरह के केसेस में पाया गया, मैं उनके खिलाफ एफआईआर दिलाऊंगा, उनको अंदर ठोकूंगा और उनके खिलाफ कानूनी उनको सजा दिलाऊंगा। इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए था इनसे। और मैं अपने देश को नॉर्मल करके इसको प्रोग्रेस करूंगा और इसको दोबारा एक अच्छा डेवलप नेशन बनाऊंगा, ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए था। ये तो स्टूज नहीं बन के सर, आए उनका हैं अभी। स्टेटमेंट है कि वही जो मैंने अभी दिखाया, उनका जी, स्टेटमेंट अलग आया। भारत इनफैक्ट को सो माफ मच नहीं सो कर कि सकता। अरे भारत को जी। क्या माफ करना तूने? इट इज अ ब्लडी स्टूपिड स्टेटमेंट। स्टूपिड स्टेटमेंट एग्जैक्टली। सो अगर मैं बात करूं, मैं वापस आती हूँ, हिंदू हिंदू स्टूडेंट्स खुद जाकर मिल रहे हैं उनसे कि भई हमारे साथ ये हो रहा है, आप कुछ तो मुँह खोलो, आप कुछ तो स्टेटमेंट दो, आप कुछ तो कंट्रोल करो। तो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे बांग्लादेशी हिंदू छात्र, अंतिम सरकार के मुखिया के आगे रखेंगे अपनी माँग, जो माँग कि एक तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, पनिशमेंट टू द परपेट्रेटर्स और 10% रिजर्वेशन फॉर द हिंदू माइनॉरिटी, इस तरीके की उनकी 8 डिमांड्स हैं। बट पाकिस्तान के जैसा बन रहा है, उसमें एक आपने दिखाया किस तरीके से रेडिकलाइज़ हो गई ये सोसाइटी, यस। पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आर्मी, जो काम आर्मी ने पाकिस्तान में किया, मतलब उन लोगों को, टेररिस्ट को या रेडिकल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने का, वही सेम यहाँ पर कॉपी ना हो जाए, मुझे डर इस बात का है। अगर देखिए, अगर अगर आईएसआई का या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा हुआ, एंड फॉर दैट मैटर अमेरिका इन्वॉल्व एज वेल। तीसरा पॉइंट जो सर मुझे लगता है यहाँ पर, बिजनेस मोहम्मद यूनुस की बस की नहीं है, काम करना है या देश चलाना। सो ही इज अ पपेट सीएम और पपेट पीएम, सॉरी। सो ले देकर आर्मी ही चलाएगी, तो जैसे वहां पर डेमोक्रेसी, घंटा डेमोक्रेसी गई है तेल लेने, वही हाल बांग्लादेश का होगा। और वैसे ही बिजनेस पाकिस्तान, बांग्लादेश की आर्मी भी कहीं स्टार्ट ना कर ले, लाइक बिल्कुल अ देखिए। कंट्री फॉर एन आर्मी। जी सर। यस, बिल्कुल सही जो आप कह रही हैं। देखो, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये अच्छा मूव है जो स्टूडेंट्स वहाँ, हिंदू स्टूडेंट्स गए हैं, मोहम्मद यूनुस को मिले हैं, ये अच्छी बात है। उसके नोटिस में लाना चाहिए कि आप स्टेप्स लीजिए, ये वायलेंस रुकनी चाहिए, जो इनोसेंट लोगों को बनाया जा रहा है, विक्टिम बनाया जा रहा है, और उनके खिलाफ चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे आर्सन हो, ये सारा रुकना चाहिए। ये अच्छी बात है उनको मिले। दूसरा, जो हिंदू संगठन इकट्ठे हुए, पर मैं देख रहा था परसों एक वीडियो, 7 लाख हिंदू वहां ढाका में प्रोटेस्ट किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यूनाइट होना चाहिए उनको, इकट्ठा होके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो गांव-गांव में छोटे-छोटे कस्बों में या गाँव में अकेले 2-2, 3-3, 4-4 लोग, फैमिलीज़ हैं, वो टारगेट बन जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। एकता में, यूनिटी में स्ट्रेंथ है। उसमें फिर ये अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपना
नुकसान भी बचा सकते हैं और मुकाबला भी कर सकते हैं, एंड दे शुड फाइट बैक। ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और अपनी औरतों को बचाएं, अपनी प्रॉपर्टीज को बचाएं, अच्छी बात है। और अगर हो सके तो बल का इस्तेमाल भी करें, ये इनको करना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल आपके, यू हैव एक सेल्फ डिफेंस का राइट होता है, हमारे इंडिया में भी है। अगर कोई मेरी जान को या मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान करने का अंदेशा होता है, अटैक करता है, तो आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। उसी तरह बांग्लादेश के हिंदुओं को भी करना चाहिए, ये जरूरी है। तो कहा बाकी जो दूसरा सवाल है, यस, मोहम्मद यूनुस मुझे लगता नहीं ही विल प्रूव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरह का उनका डेमेन्योर है, वो बिल्कुल लगता नहीं है। और मैं, भगवान करे मैं गलत हूँ, क्योंकि वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो, ये इनको मौका है। ही इज ऑलरेडी 82 इयर्स ओल्ड। इनके आखिरी साल हैं जिंदगी के, ये कुछ अच्छा इंसानियत के लिए करके जाए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको, सबकी जान माल का हिफाजत जो इनकी जिम्मेदारी है, वो इनको करनी चाहिए। और एक क्लियर मैसेज आना चाहिए कि वायलेंस जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और ही मस्ट प्रूव एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड ह्यूमन बीइंग। और इनको लेकिन मैं सुन रहा था, ये अमेरिका को कहीं कह रहे थे, जिनके ये पप्पट हैं, ये सीआईए के ही स्पॉन्सर्ड हैं, तो उन्होंने ही नोबेल प्राइज भी दिलाया और उन्हीं की फंडिंग भी है। तो आपने सुना ही, जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने कहा कि किस तरह अमेरिका का बंदा आया, उसका नाम बता रही थी कि हमें वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो दे दिया जाए। वो क्रिश्चियन एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने नहीं माना, इसलिए उनकी उनका तख्ता पलटा। तो मोहम्मद यूनुस को मैंने सुना वो कह रहे हैं कि मुझे 6 साल चाहिए बांग्लादेश को ठीक करने के लिए। तो 6 साल बहुत बड़ा अरसा होता ये है। साल इलेक्शन, ये तो हो गया, मतलब यहीं से जाएंगे कब्र में। तो अच्छा है अगर जल्दी इस हालात को काबू करते, इलेक्शन अनाउंस करते, लेट पीपल चूज। लोग चुने ना किसको प्राइम मिनिस्टर बनना, किसकी गवर्नमेंट बनानी, बनाए, चाहे जमात का बनाए, चाहे बीएनपी का बनाए, चाहे ये जो शेख हसीना की पार्टी का बनाए, जिसका भी बनाए, लेट पीपल डिसाइड। व्हाई शुड यू सिट फॉर 6 इयर्स? 6 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जहां तक आपका सवाल है, बांग्लादेश आर्मी, यस, इट, देखिए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी अ, के लिए सिंपैथी रखते हैं। और बांग्लादेश आर्मी का मैं देख रहा था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे कूप किए हैं। अगर आप देखें, 4-5 बार इन्होंने कोशिश की है। शेख हसीना के फादर को जो पहला कू हुआ था, उनका कत्ल, उनकी वाइफ, उनके बच्चों का, ये वहाँ की आर्मी ने किया था। जो खालिदा जिया है, उसके पति ने उसको उस कू को फिर दोबारा टॉपल किया। बहुत सारे इनके कू ऑलरेडी इनकी फौज कर चुकी है। उसके, और ये जो अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट ढीली ढाली रही, तो असल में पावर कौन व्हील करेगा? आर्मी चीफ जनरल वकार जमान। तो ये वही पाकिस्तान जैसी हालत हो गई कि पीछे से सारी फौज ही चलाएगी। तो मैं समझता हूँ वो देश के लिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अच्छा रहेगा अगर लोग डिसाइड करें, लोग, इलेक्शन हो, और जल्दी से ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स में, और उससे भी जी। ज्यादा लेना, 1 साल से ज्यादा लेना जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस, ये लाइफ टाइम ऊपर वाले ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है। ही मस्ट प्रूव एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, गुड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर, इज गोइंग टू सर्विस। प्रूव। बट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन है जब हम बात करते हैं आईएसआई की, पाकिस्तान की और अमेरिका की, बांग्लादेश के अंदर आज के डेट में? काफी इज है। इट? आप देखिए किस तरह से रेडिकलाइज किया है लड़कों को। आपने देखा सड़कों पर किस तरह से जो यंग लड़के हैं उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने किस तरह से उनको इन्फिल्ट्रेट किया है, जमात के थ्रू रेडिकलाइज किया है, मदरसाओं के थ्रू रेडिकलाइज किया है। आज ये वही बांग्लादेश के आज पहचाने नहीं जाते। ये 71 वाला बांग्लादेश नहीं लगता, जहां उन्होंने
पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की। क्या ये लगता है ये किस तरह के वहशीपन की तरह इन्होंने वो किया? ये सारे मदरसा ट्रेंड लगते हैं और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ेशन है और एंटी इंडिया तो इनके दिमाग में भरा है। जिस देश ने कुर्बानी देकर इनको आज़ाद कराया उसी के खिलाफ ये कर रहे हैं और अपने आप को बर्बाद करें। इनको 5 साल के बाद याद आएगा बांग्लादेश के लोगों को कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी नहीं, और ऑलरेडी हिंदूज़ को याद आ रहा है, वो जो हिंदूज़ वहाँ पर अब उतरे हैं सड़कों पर, उनको ऑलरेडी यस, याद आ गया। ऑलरेडी उसमें से याद बहुत सारे ऐसे थे ना जो यस, स्टूडेंट मुस्लिम प्रोटेस्ट में आ गए थे, तो अब वो रिग्रेट कर रहे हैं आज। तो आप देखना मेरी बात नोट रखना कुछ सालों के बाद ये जो इवन जो मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश के दे विल आल्सो रिग्रेट कि उन्होंने क्या किया वो देश जो इतना प्रोग्रेस कर रहा था वो बैक फुट जाएगा वो पिछले आने वाले 10 साल पीछे हो जाएगा उसकी सर जो वहाँ पे कल वो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चल रहा है मतलब आपके घर में नहीं दाना अम्मा गई भुजाने कुछ ऐसी एक स्टेटमेंट आती है मतलब और आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो और बॉयकॉट करोगे हमें जी बिल्कुल तो आप ये जो रेडिकलाइजेशन से पाकिस्तान ने क्या अचीव किया जो बांग्लादेश अचीव करेगा यू टेल मी पाकिस्तान की हालत मुझे बताने की जरूरत है क्या रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं आटे के लिए तरस रहे हैं बोरी के लिए तो क्या बांग्लादेश जिसको इतना अच्छा पोजीशन पे लाया था अब इसके बाद वो भी उनका फ्यूचर मुझे पाकिस्तान जैसा लगता है तो ये इनको रियलाइज होना है लेकिन बहुत देर हो जाएगी राइट सर लास्ट क्वेश्चन बॉर्डर पर बहुत सारे हिंदूज इकट्ठे हो रहे हैं और एवरी डे द नंबर इज इंक्रीजिंग हाउ शुड द इंडियन गवर्नमेंट डील विद दिस हम उन पे गोलियां नहीं चला सकते हमारे ही भाई लोग हैं हिंदूज हैं देखिए पर्सिक्यूटेड हिंदूज हैं गायत्री जी उसमें हमारी गवर्नमेंट ने मोदी जी की गवर्नमेंट ने अमित शाह होम मिनिस्टर है उन्होंने ऑर्डर किया है एक कमेटी बनाई है आई थिंक हेडेड बाय एडीजी बीएसएफ उसमें बहुत सारे मेंबर हैं और उनको अथॉरिटी दी है कि आप टच में रहिए अपने काउंटर पार्ट विद बांग्लादेश और उसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए और मैं समझता हूँ एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक लेवल पे लेना चाहिए थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक सेपरेट बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए जहां सारे हिंदू बांग्लादेश का एक हाफ कर दिया जाए 1/3 कर दिया जाए जो इंडिया से लगता है वहां बांग्लादेश के हिंदू इकट्ठे रहे उनकी भी सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा और इंटरनेशनली इसको टेकअप भी करना चाहिए उनके लिए होमलैंड फॉर हिंदूज ऑफ बांग्लादेश तो जिस तरह जिन्ना कहते थे कि इसी हम पर नहीं रह उनको सकते वो जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं वी नो इट दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक सो दे हैव टू बी टेकन इन और इसी की वजह से शायद एक थ्योरी फ्लोट की थ्योरी काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई नॉट हैव अ हिंदू बांग्लादेश इट विल आल्सो स्टेबलाइज द चिकन नेक कॉरिडोर वाला एरिया yes absolutely बिल्कुल I am for that and you can't fire on them they are poor victim people of the violence और अब उनको वो बेचारे किस्मत के मारे हुए हैं उन पर गोली चलाना या लाठीचार्ज करना गलत होगा मैं समझता हूँ भारत सरकार को इसमें डिसीजन लेना चाहिए बांग्लादेश का ये जो आपने लाल बनाया है इतना पोर्शन काट दिया जाए और वो वहाँ सारे हिंदुओं को बसाया जाए वहाँ के लोग चले जाए बाकी पोर्शन में और ना लड़ाई रहेगी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी तो उनका सोल्यूशन भी है क्योंकि वहाँ के जमाती तो चाहते नहीं है कि वहाँ उनके साथ हिंदू रहे तो हिंदुओं के लिए होमलैंड फॉर बांग्लादेशी हिंदूज और उनको वहाँ सेटल किया जाए हाँ इंडिया पर प्रेशर आएगा रिफ्यूजी लेने का क्योंकि 1 करोड़ 30 या 1 करोड़ 40 लाख जो भी नंबर है इनका तो वो वहां से हो सकता है बहुत नंबर में लाखों की तादाद में कोशिश करें लोग क्योंकि जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर हो रहा है मैंने सुना वहां हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा बिकॉज दे आर हिंदूज उनको बहुत सारे मैं आज वीडियो देख रहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं दफ्तरों में जमाती और ये जो टेररिस्ट जा रहे हैं बदमाश गुंडे एलिमेंट ये वहां जाके उनको रेजिग्नेशन साइन करवा रहे सरकारी मुलाजिम तो ऐसे हालात में कैसे रहेंगे वो तो जी मेरे थैंक हिसाब यू से जी सर जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है आप फीडबैक देना चाहते हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के थैंक साथ यू जय हिंद जय श्री राम हर हर महादेव थैंक यू सर